हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली स्पेशल वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपको डेली 10 बजे ही मिल जाती है मॉर्निंग में। ऑलरेडी हम 7 बजे 7 से 7:30 के बीच में ऑलरेडी हम एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास कर चुके हैं, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उसमें कंटेंट डिस्कस होता है। ऑलराइट, तो द हिंदू का एडिटोरियल होता है, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देन वेरियस एमसीक्यूज करते हैं ऑन कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर। तो वो आपकी वोकैब उसमें जो है रीडिंग और ग्रामर पोर्शन काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है। स्पेशल वोकैब क्लास ये 10 बजे मिल जाती है आपको। इस क्लास के बेनिफिट्स बताता हूँ। देखो, डेली जो एडिटोरियल की वोकैब होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब होती है। एग्जाम में आपको एज इट इज़ यही रखी हुई मिलती है। तो ये डेली के वर्ड्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं है कि फालतू के वर्ड्स होते हैं, स्पेशल वर्ड्स होते हैं बिल्कुल सेलेक्टेड जो एग्जाम में मिलते हैं आपको। उनको देखते हैं, उनको ग्रेट डिटेल में देखते हैं, उनकी हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, उनका आइडेंटिफिकेशन कि भाई इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। उसके बाद उसके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और सेंटेंस यूज़ के साथ में उसको हम देख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छे से वो समझ में आ जाता है। और मैं चीज़ों को बहुत इतने तरीके से समझाता हूँ कि पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है। देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 4-5 ईडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं, फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो देख रहे हो, एक ही क्लास में, एक सिंगल क्लास में आपको सारा कुछ, पूरी वोकैब मिल जा रही है, ठीक है। और लास्ट में ये जो इतना कुछ आपने पढ़ा है, एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये जो कुछ सारा पढ़ा, उसकी मैं लास्ट में आपको हर एक के लिए एक ट्रिकी एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो लगभग 20 से 25 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं इनके। जब हम इसको ट्रिकी एमसीक्यूज में प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद तो सारा कुछ जितना पढ़ा है आपने, सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो ये एक टाइप से, देखो, आप एक तरह से क्लास भी ले रहे हो और साथ ही साथ 20-25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो ये क्लास भी है और अपने आप में एक प्रैक्टिस सेट भी है। तो भाई मुझे नहीं लगता इसको अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो इसके बाद आपको कोई वोकैब की दिक्कत रह जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसका और बेनिफिट्स लेने के लिए आप क्या काम करेंगे, आप इसको पीडीएफ में, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड करो। डेली मैं पीडीएफ दे देता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद खुद से एक बार सारा कुछ, सारे वर्ड्स पढ़ लो और लास्ट में खुद प्रैक्टिस करो। लास्ट में आंसर की मिल जाएगी आपको और चेक करो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आप 20-25 में से अगर आप 10 का भी स्कोर कर पाए ना, 10 से 15 का भी स्कोर अगर आपने कर लिया, तो आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो रही है, एक अलग लेवल पर जा रही है। ये आप मानकर चलिए, क्योंकि बहुत स्पेशल वर्ड्स हैं यार, एग्जाम में एज इट इज़ मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है जी। अगर आपका रीडिंग और ग्रामर का पोर्शन कमज़ोर है, तब आप मेरी मॉर्निंग वाली क्लास देखो, 7 से 7:15 के आसपास जो आती है एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास, आप उसको देखो। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। अगर आपका वोकैब पोर्शन कमज़ोर है तो आप इस क्लास को 10 बजे लो, डेली लो, और कुछ ही महीने में देखेंगे आप कि भाई लेवल आपका बहुत अलग हो गया, चैंपियन बन जाएंगे आप वोकैब के। इतनी स्पेशल क्लास है, पूरी यूट्यूब पे मुझे कहीं नहीं नज़र आता कि इस टाइप की क्लास आपको कहीं मिलेगी। ओके, तो चलिए, और साथ में देखो ये किसके लिए है, बेनिफिशरीज कौन रहेंगे इस क्लास के, जितने भी एसएससी एस्पायरेंट्स हैं। वैसे तो देखो सभी के लिए है, लेकिन उसमें भी जो कुछ स्पेशल सीजीएल के जो स्टूडेंट्स हैं, सीपीओ की जो तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल और स्टेनो, और एसएससी का कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, उसके लिए बेस्ट क्लास है भाई वोकैब की। इससे बेस्ट क्लास नहीं मिलेगी। साथ ही जो बैंक के एस्पायरेंट्स हैं, रेलवे के लिए, डिफेंस जैसे एनडीए और सीडीएस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपको क्या चाहिए होते हैं, वर्ड्स ही तो चाहिए होते हैं। आपको पता बहुत कुछ है, सारा नया ज्ञान आपके पास है, लेकिन आप अपने शब्दों में उनको नहीं लिख सकते, तो फिर किस काम का है वो ज्ञान। तो ये सारी वोकैब जब आप डेली पढ़ते हो तो आपके पास एक वर्ड्स का भंडार होता है, जिससे आप अपनी थॉट्स को, अपने व्यूज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए फिर शुरू करते हैं। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, शुरू करते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स। और पहला वर्ड है प्रिजम्पशन। ये होता है एक नाउन। इसका मतलब होता है अनुमान लगाना या धृष्टता देख लेना, जो भी है। मैं इसको वैसे समझाता हूँ, अनुमान होता है, आप पूर्व धारणा लगा लेते हो किसी चीज़ की, उसी को बोलते हैं प्रिजम्पशन। एन आइडिया, एक आइडिया है, अज्यूम कर लिया आपने टू बी ट्रू की भाई ये सही बात है, आपने बस उसको एज्यूम कर लिया विदाउट प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के आपने बस उसको एज्यूम कर लिया, मान लिया। एरोगेंस और बोल्डनेस। चलिए देखते हैं इसका सेंटेंस यूज। सेंटेंस में जब हम यूज कर लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हमको। हिज प्रिजम्पशन, उसकी जो धारणा है, उसका जो अनुमान है, दैट ही वुड गेट द जॉब, कि वो जॉब पा लेगा,
विदाउट एन इंटरव्यू वॉज मिसगाइडेड, कि भाई वो ये सोच रहा था कि बिना इंटरव्यू के उसकी जॉब लग जाएगी, तो ये क्या था, मिसगाइडेड था, उसको बिना किसी ने गलत गाइड करा था। तो ये प्रिजम्पशन क्या हो गया भाई, धारणा हो गई ना, पहले ही आपने सोच लिया। एजम्पशन होना, सपोजिशन, सपोजिशन मतलब आपने सपोज कर लिया, मान लिया है, और एरोगेंस। तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को मार्क कर लो। अच्छा देखो, एक तरफ तो अजम्पशन है, सपोजिशन है, आपने सपोज करके रखा है, आपको अनुमान लगाया है आपने बस। लेकिन दूसरी तरफ सर्टेनिटी है, एकदम रियलिटी है, मोडेस्टी है। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं कि भाई एक तरफ तो अनुमान लगा रहे हो लेकिन दूसरी तरफ हकीकत है। तो इसका उल्टा सर्टेनिटी, रियलिटी और मोडेस्टी। नेक्स्ट अगला वर्ड है कंसेंट। ये होता है एक नाउन और एक वर्ब भी होता है। ये सहमति होता है या फिर अनुमति देना। परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन, कोई काम होगा या फिर किसी को हम अलाउ कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं किसी काम की, तो कंसेंट उसी को बोलते हैं। द टीचर गेव हर कंसेंट, टीचर ने क्या दिया है, अपनी कंसेंट दी है फॉर द स्टूडेंट्स टू गो ऑन ट्रिप। यहाँ पर कंसेंट किस तरीके से यूज हुआ है, नाउन के तरीके से। तो टीचर ने क्या दिया है, अपनी कंसेंट, अपनी परमिशन दी है फॉर स्टूडेंट, बच्चों को ट्रिप पर जाने के लिए। अप्रूवल होना, अग्रीमेंट होना और परमिशन 3 सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो परमिशन दी जा रही है, अप्रूवल दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रिफ्यूज़ल है, डिनाइल हो रहा है, मना कर दे रहे हैं चीज़ों को, रिजेक्शन, रिजेक्ट कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। तो 3 एंटोनिम्स हो जाते हैं, रिफ्यूज़ल, डिनायल और रिजेक्शन। नेक्स्ट अगला वर्ड है कन्विक्टेड। वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। दोषी ठहराया गया, किसी को दोषी ठहराया गया उसी को बोलते हैं कन्विक्टेड। डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ अ क्राइम, किसी क्राइम का गिल्टी बन गया वो, है ना, पाया गया कि भाई ये दोष इसी व्यक्ति ने कराया है, तो उसी को कर देंगे कन्विक्ट। द मैन वॉज कन्विक्टेड, तो वर्ब की तरीके से यूज हुआ है। द मैन वॉज कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, किस चीज़ का कन्विक्ट करा गया है उसको, थेफ्ट का, चोरी का। एंड सेंटेंस्ड टू 5 years इन प्रिजन, और उसको सेंटेंस हुआ है। देखो सेंटेंस का मतलब वाक्य नहीं है यहाँ पर सेंटेंस का मतलब है सज़ा, कि उसको सेंटेंस मिला है मतलब सज़ा मिली है 5 साल की इन प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल में। सेंटेंस मतलब सज़ा, कंडेम्ड और फाउंड गिल्टी, तो तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, सेंटेंस, कंडेम्ड और फाउंड गिल्टी। अच्छा, एक तरफ तो सज़ा हो गई भाई, दोषी ठहराया गया, लेकिन दूसरी तरफ एक्विटेड हो गया, मतलब उसको छोड़ दिया गया, क्लियर कर दिए उसके सारे चार्जेस और एक्सोनरेटेड हो गया वो, है ना, उसको छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया। इसका एक्सोनरेटेड को मार्क करो, अच्छा वर्ड है ये। अगला वर्ड है एक्विट। एक्विट होता है वर्ब, इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना, किसी को फ्री करना, फ्री समवन फ्रॉम क्रिमिनल चार्ज। क्रिमिनल जो चार्ज लगा है, चार्ज होता है आरोप, तो जो क्रिमिनल चार्ज लगे हैं उसके ऊपर, उससे उसको फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। द कोर्ट डिसाइडेड टू एक्विट, कोर्ट ने क्या डिसाइड करा है, उसको मुक्त करने का, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, एविडेंस की वजह से, एविडेंस की कमी के कारण कोर्ट ने क्या कर दिया, क्या डिसाइड करा है कि भाई उसको एक्विट कर देंगे, दोष मुक्त कर देंगे, छोड़ देंगे। एक्सोनरेट करना, डिस्चार्ज करना और क्लियर कर देना, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो देखो छोड़ा जा रहा है, एक्विट करा जा रहा है, दोष मुक्त करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कन्विक्ट कर रहे हैं मतलब उसको दोषी ठहरा रहे हैं, सेंटेंस हो रहा है मतलब सज़ा हो रही है, कंडेम उसकी निंदा हो रही है। तो तीनों चीज़ें एंटोनिम्स हो जाती हैं। आगे अगला वर्ड है ट्रेजिक। ये होता है एक एडजेक्टिव, हिंदी में मीनिंग होता है काफ़ी ज़्यादा दुखद या फिर त्रासद। कॉजिंग सोरो और सफरिंग, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा दुख पैदा करती है, पीड़ा पैदा करती है, उसको बोलते हैं ट्रेजिक। द ट्रेजिक एक्सीडेंट लेफ्ट द एंटायर टाउन इन शॉक, जो ट्रेजिक एक्सीडेंट था, जो काफ़ी ज़्यादा दुखद एक्सीडेंट था, लेफ्ट द एंटायर टाउन इन शॉक, उसने पूरे शहर को, कस्बे को कहाँ पर क्या कर दिया, उसने शोक में ला दिया। देखो अभी रिसेंटली महाकुंभ में एक स्टैम्पीड हुई थी, भगदड़ हुई थी, उसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। तो वो घटना कैसी थी हमारे लिए, ट्रेजिक थी, काफ़ी ज़्यादा दुखद थी। अभी रेलवे स्टेशन पर भी हुई है कल परसों में, तो वो भी घटना कैसी है हमारे लिए, ट्रेजिक है, काफ़ी ज़्यादा दुखद है। हार्ट ब्रेकिंग है, दिल दुखाने वाली है, मिजरेबल है और कैटास्ट्रोफिक है। कैटास्ट्रोफिक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको मार्क करो। कैटास्ट्रोफिक होती है कोई चीज़ एकदम तबाही ला देगी, तो वो होती है कैटास्ट्रोफिक। अच्छा, एक तरफ तो बहुत दुखद है ना, काफ़ी ज़्यादा पीड़ा देने वाली कोई चीज़ है, ट्रेजिक है, लेकिन दूसरी तरफ जॉयफुल है, एकदम मज़ा आ गया उस काम में, तो मतलब जॉयफुल है। चीयरफुल है, आप चीयर हो रहे हो, एकदम हैप्पी हो आप, तो 3 एंटोनिम्स हो जाते हैं, जॉयफुल, चीयरफुल एंड हैप्पी। अगला वर्ड है ओवरटर्न। वर्ब होती है, पलटने को बोलते हैं या उलट देना, रिवर्स कर देना किसी डिसीजन को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को, उसको बोलते हैं ओवरटर्न करना। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू ओवरटर्न द प्रीवियस रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड करा है
कि वो ओवरटर्न कर देगा, मतलब बदल देगा या टाल देगा, कैंसिल कर देगा द प्रीवियस रूलिंग होता है जजमेंट, ऑर्डर, तो पिछले ऑर्डर को बदल देगा, ओवरटर्न कर देगा सुप्रीम कोर्ट, उसने ये डिसाइड करा है। रिवर्स करना, नल्लीफाई करना और रिवोक करना, रिवोक और नल्लीफाई दोनों को मार्क करो, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं ये। अच्छा, एक तरफ तो पलट रहे हो, है ना, चीज़ों को उलट रहे हो, कैंसिल कर दे रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ अपहोल्ड कर रहे हो, कन्फर्म कर रहे हो, जो था वैसा ही चलने दे रहे हो, इस्टेब्लिश कर रहे हो, बना रहे हो उसको, चीज़ को। तो 3 एंटोनिम्स हो जाते हैं, अपहोल्ड, कन्फर्म और एस्टैब्लिश। अगला वर्ड है रिगोरस। रिगोरस होता है एक एडजेक्टिव, कठोर या सख्त को बोलते हैं। एक्सट्रीमली थोरो एंड स्ट्रिक्ट, जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कठोर है, सख्त है, उसको बोलते हैं रिगोरस। द रिगोरस ट्रेनिंग प्रिपेयर्ड द सोल्जर्स फॉर बैटल, जो काफ़ी ज़्यादा कठोर, एकदम सख्त, है ना, टाइट ट्रेनिंग थी, जो प्रिपेयर्ड द सोल्जर्स, तो उसने क्या प्रिपेयर करा है, सोल्जर्स को तैयार करा है किस चीज़ के लिए, बैटल। बैटल होता है युद्ध, तो युद्ध के लिए ट्रेनिंग, काफ़ी ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग थी, कठिन, तो उसने क्या कर दिया है, सोल्जर्स को प्रिपेयर कर दिया, तैयार कर दिया है बैटल के लिए, युद्ध के लिए। स्ट्रिक्ट होना, सीवियर होना और हार्श होना 3 सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कठोर हैं चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ ईजी हैं, लीनियंट हैं और रिलैक्स्ड हैं एकदम, है ना, आराम है उसमें, ईजी है, आसान है, लीनियंट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इम्प्रिजनमेंट। ये होता है एक नाउन, कैद को या फिर कारावास को बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट, जेल। द स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन प्रिजन, जेल में बंद होने को बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट। ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर हिज क्राइम्स, उसको क्या सेंटेंस हुआ, सेंटेंस अगेन सज़ा को बोलते हैं, तो उसको क्या सज़ा हुई है, सेंटेंस हुआ है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब उम्र कैद की सज़ा। इम्प्रिजनमेंट कैद मतलब पूरी लाइफ टाइम उसको जेल में रहना है, फॉर हिज क्राइम्स, उसके क्राइम के लिए, उसके अपराध के लिए। इनकार्सरेशन, कन्फाइनमेंट और डिटेंशन 3 वर्ड्स हो जाते हैं, शुरू के दोनों वर्ड्स मार्क करो, इनकार्सरेशन और कन्फाइनमेंट, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। अच्छा, एक तरफ तो कैद हो गई, कारावास हो गई, लेकिन दूसरी तरफ फ्रीडम मिल गई, रिलीज कर दिया गया, और लिबरेशन है, तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, लिबरेशन मार्क करो। एम्बिगुअस है अगला वर्ड। एम्बिगुअस होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर है कोई चीज़, द्विअर्थी, जिसके 2 अर्थ हैं। हैविंग मोर देन 1 मीनिंग, अच्छा किसी चीज़ में अगर 2 मीनिंग होंगी तो वो क्लियर थोड़ी ना, वो तो अनक्लियर है ना, वो समझ में ही नहीं आएगा कि भाई क्या बात कहना चाह रहा है सामने वाला व्यक्ति। हिज एम्बिगुअस स्टेटमेंट कन्फ्यूज्ड एवरीवन इन द मीटिंग, उसके जो एम्बिगुअस स्टेटमेंट था, जो अनक्लियर स्टेटमेंट था, उसने कन्फ्यूज कर दिया हर किसी को मीटिंग में। वेग होना, अनक्लियर होना और डाउटफुल होना, वेग को मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है, यही है, अनक्लियर को ही बोलते हैं वेग, अस्पष्ट है कोई चीज़। अच्छा, एक तरफ तो अस्पष्ट है, लेकिन दूसरी तरफ क्लियर है, डेफिनिट है और एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट को मार्क करो इसमें से, ये भी अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है टेरेन। टेरेन होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है भूभाग या फिर किसी स्थल को, अ स्ट्रेच ऑफ लैंड और इट्स फिजिकल फीचर, उसको बोलते हैं किसी जमीन का कोई हिस्सा है ना, कोई पार्ट है, उसको बोलते हैं टेरेन। डोमेन भी बोल सकते हैं हम इसको ना, डोमेन। सोल्जर्स हैड डिफिकल्टी मूविंग थ्रू रफ टेरेन, जो काफ़ी ज़्यादा कठिन टेरेन को जो एरिया है उसको मूव करने में, वहाँ पर चलने में सोल्जर्स को आती है डिफिकल्टी, मतलब दिक्कत। लैंडस्केप होना, ग्राउंड होना और लैंड होना 3 सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो देखो भूभाग है, ज़मीन का कोई हिस्सा है, कोई एरिया है, लेकिन दूसरी तरफ स्काई है, वाटर में है या ओशन में है, तीनों उसको एंटोनिम्स हो जाते हैं। एंटोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल इसका मीनिंग याद रख लो, टेरेन का, वही काफ़ी है। आगे डेफर्ड एडजेक्टिव और वर्ब होता है ये। अच्छा देखो, डेफर्ड का मतलब होता है कि स्थगित या फिर टाला हुआ, कोई चीज़ टाल दी, स्थगित कर दी, बाद में करेंगे, उसी को बोलते हैं डेफर्ड। डिले करना या फिर पोस्टपोन करना। द मीटिंग वॉज डेफर्ड, मीटिंग को क्या कर दिया गया है, डेफर मतलब पोस्टपोन कर दिया गया है, ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के बाद। मौसम खराब होता है, जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, तो मौसम खराब हो गया तो उस मैच को क्या करते हैं, डेफर करते हैं ना, बाद में करेंगे उसको। पोस्टपोन करना, डिले करना या फिर सस्पेंड करना 3 सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो स्थगित हो रही हैं चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ एडवांस कर रहे हैं, पहले ही कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, उसको जारी रख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, 3 एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है स्टार्क। ये होता है एक एडजेक्टिव, स्पष्ट या फिर कठोर को बोलते हैं स्टार्क। कंप्लीट, एब्सोल्यूट और सीवर इन अपीयरेंस, काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट है या फिर कठोर है, हार्श है, उसी को बोलते हैं स्टार्क। देयर वॉज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉलिटिकल पार्टीज,
दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में क्या था, एक स्टार्क डिफरेंस था, काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट क्लियर एकदम डिफरेंस थे। एब्सोल्यूट होना, हार्श या फिर अनमिस्टेकेबल, जिसमें मिस्टेक ही ना हो, काफ़ी ज़्यादा एकदम क्लियर है। तो 3 सिनोनिम हो गए। अच्छा, एक तरफ तो काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर हैं चीज़ें, कठोर हैं, स्पष्ट हैं एकदम, लेकिन दूसरी तरफ सटल हैं, छोटी सी हैं, माइल्ड है, हल्का फुल्का, सॉफ्ट, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो 3 एंटोनिम्स हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, और इसको शुरू करने से पहले मैं अगेन बताता हूँ आपको 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। 200 उसमें रखे हैं, 2 पार्ट में बनाया है, 100 इन ईच, और दोनों पार्ट में 200 इडियम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आपको वो देखने को मिलते हैं, हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। 2 से 3 इडियम्स हर एग्ज़ाम में आपको वहाँ से ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो उस क्लास को हर बच्चे के लिए वो मस्ट वॉच है, उसको जाएं, प्लेलिस्ट में चेक करें, इडियम फ्रेज की प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर देखें। आपके इजीली 2 से 3 मार्क्स आराम से स्कोर हो जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। देखो, ट्रम्पेट होता है बाजा। अगर आप अपना ही बाजा बजा रहे हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो भाई, आप तो अपनी तारीफ कर रहे हो ना। टू बोस्ट, बोस्ट होता है डींगे मारना, अबाउट वन सेल्फ। होते हैं ना बहुत सारे लोग अपनी अपनी तूती बजाते रहते हैं, अपने ही बारे में फेंकते रहते हैं, मैं ये, मैं वो, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मतलब वो दूसरे की नहीं करेंगे बात, अपने ही बारे में करते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, डींगे मारते रहेंगे। तो वही होता है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ही कीप्स ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, वो अपना तूती बजाता है। अबाउट हिज अचीवमेंट्स, अपने अचीवमेंट्स के बारे में। ब्लू ब्लड, देखो ब्लू जो होती है ना, वो एक रॉयल्टी की निशान कलर होता है। रॉयल कोई चीज़ है तो वो ब्लू है, ठीक है जी। तो ब्लू ब्लड, अगर किसी का खून ही नीला है तो मतलब कैसा है, वो रॉयल व्यक्ति है भाई, शाही वंश का व्यक्ति है वो। अ पर्सन ऑफ नोबल बर्थ, शाही व्यक्ति है। बीइंग ऑफ ब्लू ब्लड, शी वॉज इन्वाइटेड टू द रॉयल इवेंट, वो शाही घराने से होने के बाद की वजह से शी वॉज इन्वाइटेड टू द रॉयल इवेंट, रॉयल इवेंट में उसको इन्विटेशन मिला है। तो ब्लू ब्लड मतलब काफ़ी ज़्यादा शाही होना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर होना। आगे ब्लू बुक, अगेन वही देखो, शाही से संबंधित है तो मतलब सरकार से भी संबंधित हो जाता है। तो ब्लू बुक कौन सी बुक होगी, एक ऐसी किताब है कि ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट है या फिर रजिस्ट्री। तो आधिकारिक जो दस्तावेज हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हीं को बोलते हैं ब्लू बुक। द गवर्नमेंट रिलीज्ड आ ब्लू बुक ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने क्या रिलीज़ करा है, एक ब्लू बुक, मतलब गवर्नमेंट रिपोर्ट उसने रिलीज़ करी है, किस पर, इकोनॉमिक पॉलिसीज पर। बॉडी एंड सोल, बॉडी और सोल। अच्छा, जैसा कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है या कोई जानवर है, उसके अंदर 2 ही चीज़ें तो होती हैं, या तो बॉडी होती है और एक सोल होती है। तो अगर दोनों ही चीज़ें होगी तो मतलब क्या कंप्लीटली नहीं होगी कोई चीज़ पूरी तरीके से, विथ कंप्लीट डेडिकेशन। ही डिवोटेड हिमसेल्फ, उसने कैसे अपने आप को समर्पित कर रखा है, बॉडी एंड सोल मतलब कंप्लीटली, टू हिज न्यू प्रोजेक्ट, अपने नए प्रोजेक्ट पर। चलिए फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। देख रहे हो भाई, एक ही क्लास में कितना कुछ मिल जा रहा है आपको। एंटोनियम सिनोनिम्स मिल रहे हैं, इडियम्स फ्रेजेस मिल रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स मिल रहे हैं। आगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे, और चीज़ों को इतने तरीके से समझा रहा हूँ मैं कि आपको, मुझे लगता है भाई, पढ़ते पढ़ते याद हो जाती हैं चीज़ें। चलिए देख लेते हैं आगे। फ्रेजल वर्ब्स, कीप अप, पहला है कीप अप। कीप अप का मतलब होता है बनाए रखना, मेंटेन रखना किसी चीज़ को सेम लेवल पर या सेम स्पीड में, पेस में। पेस होती है स्पीड। ही स्ट्रगल्ड टू कीप अप विद द फास्ट पेस्ड क्लास, उसने क्या, ही स्ट्रगल, उसने क्या संघर्ष करा है, टू कीप अप मतलब बनाए रखने में, मेंटेन करने में, किस चीज़ के साथ में, द फास्ट पेस्ड क्लास, जो क्लास बहुत तेज चल रही थी उसमें पेस मतलब उसको मेंटेन करने में उसने स्ट्रगल करा है। तो कीप अप मतलब मेंटेन करना। नॉक ऑफ, नॉक ऑफ का मतलब होता है रोक देना या फिर कम कर देना किसी चीज़ को। स्टॉप वर्किंग और रिड्यूस समथिंग, किसी चीज़ को रोक देना या फिर उसको कम कर देना। लेट्स नॉक ऑफ वर्क अर्ली टुडे एंड गो फॉर अ मूवी। लेट्स का मतलब है लेट अस, है ना, ये अपोस्ट्रोफी लगाकर लेट अस मतलब आओ चलते हैं, आओ इस काम को नॉक ऑफ कर देते हैं, रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। अर्ली, आज जल्दी रोक देते हैं काम को। एंड गो फॉर अ मूवी, और एक मूवी देखने चलते हैं, छावा देखने चलते हैं। नॉक आउट, बेहोश करना, हरा देना। नॉक आउट करना मतलब बेहोश कर देना। फाइट होती है, MMA फाइट्स वगैरह अगर आपने देखी होगी, या फिर तो उसमें क्या होता है, या बॉक्सिंग में भी होता है ये, कि भाई नॉकआउट कर दिया एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को, तो मतलब वो क्या करते हैं, मतलब नॉकआउट कर दिया मतलब गिरा दिया, हरा दिया, वो गिर गया, फिर वो डिफीट कर दिया उसको। तो नॉकआउट मतलब डिफीट कर देना या फिर किसी को अनकॉन्शियस कर देना। द बॉक्सर नॉक्ड, बॉक्सर ने क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया, नॉकड आउट
हिज अपोनेंट अपने विरोधी को इन द फर्स्ट राउंड पहले ही राउंड में। तो नॉकआउट मतलब हरा देना, गिरा देना। कीप एन आई ऑन, ये तो सिंपल है, ध्यान रखना, आंख रखना किसी पर मतलब ध्यान रखना। वॉच ओवर समथिंग केयरफुली, प्लीज कीप एन आई ऑन माई लगेज वाइल आई एम गोन, कृपया मेरे सामान का ध्यान रखें। लगेज होता है सामान, कृपया मेरे सामान का ध्यान रखें वाइल आई एम गॉन, जब मैं नहीं हूँ यहाँ पर। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करते हैं अगेन, लेकिन शुरू करने से पहले मैं अगेन बता देना चाहता हूँ 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं हम, जिसमें हंड्रेड्स इन ईच आपको मिल जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में आपको वहाँ से 2 से 3 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिएगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और अपने 2 से 3 मार्क्स सबसे पहले स्कोर कर लीजिए, उन वीडियोज़ को देखिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एग्जाम में मिलते हैं आपको देखने के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी और इडियम फ्रेज भी, तो उनको तरीके से मैंने वहाँ पर समझाया है, और अब जब एक साथ पढ़ेंगे आप तो वो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। एंटागोनिस्ट, प्रतिद्वंदी को या विरोधी को बोलते हैं एंटागोनिस्ट। अ पर्सन हु अपोजिट समवन, जो एक व्यक्ति है वो किसी का विरोध करता है तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। द एंटागोनिस्ट इन द स्टोरी ट्राइड टू डिफीट द हीरो, स्टोरी में जो एंटागोनिस्ट था, जो विरोधी था, उसने क्या ट्राई करा है, टू डिफीट द हीरो। एक तरह से एंटागोनिस्ट मतलब विलन मान लो ना, किसी मूवी का विलन है मतलब वो एंटागोनिस्ट है, विरोधी है, तो उसने क्या कोशिश करी है, डिफीट करने का हीरो को। यही तो होता है मूवी में, जो एंटागोनिस्ट होता है, विलन होता है, वो क्या करता है, वो डिफीट करने की तो सोचता है हीरो को, किसी भी तरीके से हरा दे बस। एंटीडोट, अगला वर्ड है एंटीडोट, ये होता है विष हर औषधि, ऐसी औषधि जो विष को हर लेगी, मतलब ख़त्म कर देगी जहर को। तो एंटीडोट मतलब एक ऐसी मेडिसिन है दैट न्यूट्रलाइजेस पॉइजन, किसी ने पॉइजन खा लिया, अच्छा किसी व्यक्ति ने सुसाइड अटेम्प्ट करा और पॉइजन खा लिया, तो फिर उसको हम क्या देंगे, फिर हम उसको देंगे एंटीडोट। तो वही होता है, उससे फिर उसका अंदर का जो जहर है उसकी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। द डॉक्टर क्विकली गेव हिम एन एंटीडोट, डॉक्टर ने जल्दी से क्या दिया उसको, एंटीडोट दिया। फॉर द स्नेक बाइट, अच्छा सांप ने काट लिया था तो फिर उसको क्या देना पड़ा, एंटीडोट देना पड़ा, जिससे कि सांप का जो वो है पॉइजन वो खत्म हो जाए। तो एंटीडोट मतलब वही विषहर औषधि। अगला वर्ड है अफेशिया, वाणी संबंधी रोग को बोलते हैं अफेशिया। लॉस ऑफ एबिलिटी और अंडरस्टैंड एक्सप्रेस स्पीच, देखो आप अगर किसी का बोलना बंद हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अफेशिया हो गया, उसको वो बोल ही नहीं सकता कुछ, तो अफेशिया है, मतलब वाणी संबंधित रोग है। आफ्टर द स्ट्रोक, स्ट्रोक के बाद ही सफर्ड फ्रॉम अफेशिया, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं काफ़ी खतरनाक से, तो उसके बाद क्या हो जाता है, आवाज़ ही चली जाती है यार, बोल ही नहीं पाता व्यक्ति, तो उसी को बोलते हैं अफेशिया। अगला वर्ड है अपोस्टेट, अपोस्टेट होता है धर्म त्यागी, एक ऐसा पर्सन है हु रिनाउंसेस देयर फेथ और बिलीफ, जिसने अपना फेथ छोड़ दिया है, अपना जो बिलीफ थी उसको छोड़ दिया है, अब उसने धर्म का त्याग कर दिया है, रिनाउंस कर दिया है धर्म को। सेंटेंस देखते हैं इसका। ही वॉज लेबल्ड एज अपोस्टेट फॉर लीविंग हिज रिलीजियस ग्रुप, उसको कैसे लेबल कर रहे हैं, उसको कैसे दिखाया जा रहा है, एन अपोस्टेट की एक धर्म त्यागी है, किस वजह से उसको कर रहे हैं अपोस्टेट, क्यों बता रहे हैं, फॉर लिविंग हिज रिलीजियस ग्रुप, क्योंकि उसने अपना रिलीजियस ग्रुप छोड़ दिया है। तो ये हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब करते हैं हम वो खतरनाक काम जिसके बाद सारी वोकैब आपको इसी क्लास में याद हो जाएगी। हम करेंगे वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी एमसीक्यूज। पहला है व्हाट डज प्रिजम्पशन मीन इन लीगल टर्म्स, प्रिजम्पशन का क्या मतलब है ये पूछ रहा है। प्रिजम्पशन वही होती है ना, पहले से आप धारणा बना लेते हो, मान लेते हो चीज़ों को, एक प्रूवन फैक्ट तो है नहीं, एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी नहीं है, और एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, एक एजम्पशन है जो बिना किसी प्रूफ के कर दी गई है, उसी को बोलते हैं प्रिजम्पशन। प्रीज्यूम कर लिया, पहले से ही मान लिया, ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, कंसेंट का मतलब पूछ रहा है कि इसमें से कंसेंट किस में है। कंसेंट का मतलब होता है मर्जी, है ना, अपनी परमिशन देना किसी चीज़ को। ही गेव हिज कंसेंट टू ज्वाइन द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए उसने कंसेंट अपनी मर्जी दी है, नहीं। ही वॉज कंसेंट फॉर द न्यू पॉलिसी, ही वॉज कंसेंट फॉर द न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसी के लिए वो कंसेंट है। द मैनेजर कंसेंट्स द जॉब एप्लीकेशन, मैनेजर ने कंसेंट दिया है जॉब एप्लीकेशन के लिए। हिज कंसेंट इज रिफ्यूजिंग, अब इन चारों में से देखो जो सबसे बेस्ट इसमें है, उसमें कंसेंट का मीनिंग बताओ कि भाई परमिशन या फिर मंशा उसकी किस चीज़ में है, अप्रूवल किस चीज़ में है। तो इसमें से देखो नई पॉलिसी के लिए अकेला कोई कंसेंट देगा नहीं,
मैनेजर कंसेंट देगा जो एप्लीकेशन के लिए, नहीं। कंसेंट इज़ रिफ्यूजिंग, उसकी कंसेंट है तो फिर वो रिफ्यूजिंग क्यों है? तो इसमें पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। उसने अपनी कंसेंट दी है, मतलब उसकी मंशा है, उसने अपना अप्रूवल दिया है कि भाई वो ज्वाइन करेगा प्रोटेस्ट को। ए ऑप्शन करेक्ट है। अ पर्सन हु इज़ कन्विक्टेड, कन्विक्ट कौन होता है? जिसको सजा दे दी गई है वही है ना कन्विक्ट। तो डिक्लेयर्ड इनोसेंट हो गया क्या? नहीं, उसको पाया गया है कि वो गिल्टी है। चार्ज बट नॉट फाउंड गिल्टी, नहीं ये भी नहीं है, उसमें तो पा लिया ना। ऑफिशियली फाउंड गिल्टी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑफिशियली पाया गया है, फाउंड करा गया है कि वो गिल्टी है, दोषी है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्विट का मीनिंग पूछ रहा है भाई, एक्विट का क्या मीनिंग होता है? एक्विट का मतलब होता है ना छोड़ देना, दोष मुक्त कर देना किसी को। तो पनिश करना किसी को तो है नहीं। डिक्लेयर करना इनोसेंट ये हो सकता है। चार्ज करना किसी क्राइम में, नहीं चार्ज नहीं लगाना, छोड़ने को बोलते हैं। सेंटेंस समवन टू प्रिजन, एक्विट का मतलब देखो सेंटेंस भी अलग हो जाता है। इसका जो सही मीनिंग है ना, तो डिक्लेयर कर रहे हैं किसी को हम इनोसेंट, तो बी ऑप्शन। भाई ये तो उसका उल्टा हो गया ना, सेंटेंस कर रहे हैं हम किसी को, वो तो फिर उसका कन्विक्शन हो गया। तो टू डिक्लेयर समवन इनोसेंट, किसी को इनोसेंट हम बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, वही होता है एक्विट करना, छोड़ना। बेस्ट एग्जाम्पल पूछा है ट्रेजिक इवेंट का, कोई दुखद इवेंट। ट्रेजिक होता है दुखद, तो कोई दुखद इवेंट इनमें से बता दो कौन सा होगा। लॉटरी जीतना दुखद है? अरे भाई मज़ा आ जाता है लॉटरी के बाद तो। एक फन पार्टी हो रही है बीच पर, तो वो दुखद कैसे? उसमें तो मज़ा आ रहा है आपका। आप एक नई कार खरीद के लाए हैं, तो वो क्या है भाई, उसमें तो आप फटे फिरोगे बिल्कुल एकदम, सब में बताओगे भाई मेरी नई कार, माई न्यू कार, माई न्यू कार। तो ये भी बहुत अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन ट्रेजिक क्या है? एक प्लेन क्रैश हो गया, कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ्स, उसमें कई सारी जानें चली गई, तो ये तो ट्रेजिक है ना यार, दुखद है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। ओवरटर्न का मतलब क्या है? ओवरटर्न का मतलब है कि कोई ऑर्डर था पहले से, है ना, लीगल टर्म्स में क्या, कोई ऑर्डर था उसको ओवरटर्न कर दिया, मतलब कैंसिल करके दूसरी बात उसमें नया ऑर्डर उसमें आया है। टू कन्फर्म ए डिसीजन, नहीं कन्फर्म नहीं है, उसको कैंसिल करना। डिले करना भी नहीं है, एनफोर्स करना भी नहीं है, लागू थोड़ी ना कर रहे हैं उस डिसीजन को, रिवर्स कर रहे हैं किसी डिसीजन को, वही होता है ओवरटर्न। बी ऑप्शन करेक्ट। रिग्रेस का मीनिंग पूछ रहा है भाई, रिग्रेस किसको बोलते हैं? क्लोजेस्ट मीनिंग का मतलब होता है कि सिनोनियम पूछ लिया आपसे। ईजी होता है क्या रिग्रेस? ये तो उसका उल्टा हो गया। फ्लेक्सिबल नहीं है, इनकम्प्लीट भी नहीं है। सीवर को ही बोलते हैं रिग्रेस, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट या फिर काफ़ी ज़्यादा भीषण, तो वही होता है रिग्रेस। इम्प्रिजनमेंट का मतलब पूछ रहा है, इम्प्रिजनमेंट तो जेल से संबंधित होता है ना, तो इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि भाई जेल चला गया, कोई कैदी बना गया किसको। तो ट्रैवलिंग अब्रॉड नहीं होता है इम्प्रिजनमेंट। पॉलिटिकल डिबेट को इम्प्रिजनमेंट नहीं बोलते, बिजनेस इन्वेस्टमेंट को नहीं बोलते, बोलते हैं किसको? बीइंग कन्फाइंड इन जेल, कोई व्यक्ति जेल चला गया उसी को बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट हो गई। बी ऑप्शन करेक्ट। इसमें आ भी रहा है ना इम प्रिजन, तो प्रिजन मतलब जेल, तो जेल से संबंधित है ना, बी करेक्ट। एम्बिगुअस स्टेटमेंट पूछ रहा है भाई, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एम्बिगुअस स्टेटमेंट की? एम्बिगुअस स्टेटमेंट वो होता है जो क्लियर नहीं है, जिसको समझा नहीं जा सकता, कंफ्यूज कर देगा। इट हैज़ ओनली वन मीनिंग, एक मीनिंग नहीं है, उसके दो हो सकते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड तो है नहीं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट छोड़ दो। इट हैज़ मल्टीपल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, जिसके मल्टीपल उसके मीनिंग निकल सकते हैं, तो वही होता है एम्बिगुअस। सी ऑप्शन करेक्ट। रफ टेरेन का मीनिंग पूछ रहा है भाई, रफ टेरेन कौन सी होती है? तो रफ तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी होती है ना। रफ टेरेन, टेरेन होता है एरिया, तो ख़राब एरिया है उसी को बोलते हैं रफ टेरेन। एक स्मूथ रोड तो है नहीं, एक स्विमिंग पूल नहीं है, एक स्पेशियस रूम भी नहीं है, एक रोकी पहाड़ी का इलाका है, अनइवन लैंडस्केप है, तो उसी को बोलते हैं एक रफ टेरेन। पहाड़ों पे क्या होता है, ऊंचा नीचा होता है ना, वहाँ पर गिरने भी खतरा रहता है, तो वही है रफ टेरेन। बी ऑप्शन करेक्ट। इफ़ ए डिसीजन इज डेफर्ड, डेफर्ड का मीनिंग पूछेगा इस क्वेश्चन में कि कोई डिसीजन हमने डेफर कर दिया, तो डेफर का मतलब क्या होता है? उसको हमने टाल दिया ना, उसको पोस्टपोन कर दिया। तो इमीडिएटली इंप्लीमेंट तो करा नहीं, परमानेंट नहीं बनाया, कैंसिल नहीं करा, बस हमने उसको कर दिया पोस्टपोन फॉर लेटर, बात के लिए पोस्टपोन कर दिया। बी ऑप्शन करेक्ट। विच सेंटेंस यूजेज स्टार्क का मीनिंग पूछा भाई, स्टार्क का मतलब क्या है? स्टार्क का मतलब तो कोई चीज़ क्लियर हो रही है ना, काफ़ी ज़्यादा उसकी उसमें है, क्वांटिटी में है कोई चीज़, तो स्टार्क है वो। या फिर हकीकत में है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा। द स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर इज़ विजिबल, हो सकता है। ही बोट अ स्टार्क न्यू ड्रेस, स्टार्क न्यू ड्रेस उसने खरीदी है, नहीं। द क्लाइमेट इज स्टार्क इन समर, ये भी काटो ये भी काटो। वॉइस साउंड्स, हिज वॉइस साउंड्स स्टार्क एंड फनी, नहीं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसकी जो स्टार्क डिफरेंस, क्लियर डिफरेंस है बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज विजिबल, वो साफ नजर आ रहे हैं, तो कोई चीज़ साफ है तो वही है स्टार्क। ये ऑप्शन करेक्ट। पूछ रहा है व्हाट डज इट मीन इफ समवन ब्लोज देयर ओन ट्रम्पेट, कोई व्यक्ति अगर अपनी ही तूती बजाएगा,
अपना ही बाजा बजाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? वो अपने बारे में फेंक रहा है, डींगे मार रहा है। वो प्ले करेगा क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को? नहीं। कंप्लेन करेगा, प्रॉब्लम? नहीं। अपोलोजाइज, माफ़ी मांगेगा? नहीं। वो करेगा बोस्ट, डींगे फेंकेगा अबाउट देयर अचीवमेंट, अपने अचीवमेंट के बारे में बताएगा। वही होता है ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट। बी ऑप्शन करेक्ट। ब्लू ब्लड तो सही है भाई, जो कोई लोग रिच होते हैं, रॉयल होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं। एक फार्मर ब्लू ब्लड से होता है क्या? शाही होता है क्या फार्मर? बहुत गरीब होता है यार फार्मर तो। बिलोंग टू रॉयल्टी और नोबिलिटी, हाँ रॉयल्टी से संबंधित है और नोबिलिटी, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। कि भाई ब्लू ब्लड क्या है? शाही परिवार से आता है कोई, उसी को बोलते हैं ब्लू ब्लड। हॉस्पिटल में काम करने वाला कैसे ब्लू ब्लड हो गया? प्रोफेशनल एथलीट भी ब्लू ब्लड नहीं हुआ, वो शाही लोगों को बोलते हैं। ब्लू बुक का मतलब तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है कोई, है ना, ऑफिशियल रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, उसी को बोलते हैं ब्लू बुक। बी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ समवन इज डेडिकेटेड टू कोज बॉडी एंड सोल, अच्छा कोई चीज़ बॉडी और सोल से है तो मतलब वो तो कम्प्लीटली है ना। इफ़ समवन डेडिकेटेड टू कोज, किसी चीज़ के लिए, तो इग्नोर नहीं कर रहे। वर्क ऑन इट व्हेन फ्री, नहीं, कभी कभी नहीं कर रहे। हैव नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट, देखो सपोर्ट कर रहे हैं हम इसको विद फुल कमिटमेंट, पूरे कमिटमेंट के साथ। बी ऑप्शन करेक्ट है, बॉडी एंड सोल है मतलब कम्प्लीटली। कीप अप का मीनिंग पूछ रहा है कि भाई कीप अप का क्या मतलब होता है? स्ट्रगल करने को बोलते हैं क्या कीप अप? कीप अप का मतलब है आप मेंटेन कर रहे हो किसी सेम लेवल पर। बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी दोनों ऑप्शन गलत है। तो टू मेंटेन द सेम लेवल मतलब कीप अप करना। नॉक ऑफ, नॉक ऑफ का मतलब पूछ रहा है भाई, नॉक ऑफ का क्या मतलब होता है? नॉक ऑफ का मतलब तो वही होता है ना कि कम कर देना किसी चीज़ को। तो स्टोर इज क्लोजिंग फॉर एवर, क्लोज नहीं हो रहा फॉर एवर के लिए। ओनली न्यू आइटम्स आर अवेलेबल, नहीं ये भी नहीं है। एवरीथिंग इज फेक, नहीं ये भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राइस कम हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? एक स्टोर ने क्या अनाउंस करा है? नॉक ऑफ करा है सेल के लिए। तो भाई क्या मतलब है नॉक ऑफ का? नॉक ऑफ का मतलब है कि उसने अपने प्राइस घटा दिए सेल के लिए, नॉक ऑफ कर दिए प्राइस को, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होते हैं ना बहुत सारे जो स्टोर्स होते हैं, उनकी अगर सेल नहीं हो रही होती है तो वहाँ पर आपको ऑफर मिल जाएंगे, उनकी जो सेल है उसके लिए वो नॉक ऑफ कर देंगे प्राइसेस को, मतलब कम कर देंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बॉक्सिंग में किसी फाइटर ने नॉकआउट कर दिया किसी को, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसको हरा दिया या गिरा दिया? विन कर दिया इंस्टेंटली, नहीं इसको छोड़, हाँ हो सकता है यार, ये भी हो सकता है। ही इज डिक्लेयर्ड द चैंपियन, देखो यह तो है नहीं। ही इज़ अनेबल टू कंटिन्यू ड्यू टू अनकॉन्शियसनेस, ये भी नहीं है। ही इज़ गिवन, नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। ए ऑप्शन है ही विंस इंस्टेंटली। तो ही विंस इंस्टेंटली मतलब वो एकदम से जीत गया है, तो उसने क्या कर दिया है भाई? नॉकआउट करने के बाद ही तो जीता होगा वो, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आगे, इफ़ अ टीचर टेल्स स्टूडेंट्स टू कीप एन आई ऑन, अगर कोई टीचर कहता है कि भाई किसी पर निगाह रखनी है, तो निगाह रखने का क्या मतलब है? आप उसका ध्यान रखेंगे। कैरी दैम ऑल द टाइम, आप उसको हमेशा अपने साथ रखोगे? नहीं। गार्ड दैम केयरफुली, हाँ ये हो जाएगा, गार्ड करोगे आप उनको केयरफुली, सेल नहीं कर दोगे और पर्पस को खो नहीं दोगे। तो अगर टीचर ने स्टूडेंट को कहा है कीप एन आई ऑन दियर बिलोंगिंग, अपने सामान का वो रखो, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? गार्ड करेंगे उन सामान को केयरफुली। एंटागोनिस्ट का मीनिंग पूछ रहा है भाई, एक एंटागोनिस्ट कौन होता है? विलन को बोलते हैं ना, अपोजिंग करेक्टर कोई है तो उसी को तो बोल देते हैं एंटागोनिस्ट। भी ऑप्शन करेक्ट है। पूछ रहा है व्हाट डज एंटीडोट मीन, एंटीडोट का मीनिंग पूछ रहा है। अच्छा एंटीडोट क्या होता है? जैसे किसी के अंदर जहर है, किसी जैसे सांप ने काट लिया या फिर किसी ने पॉइजन पी लिया, तो उसको अगर आप ठीक करोगे तो डॉक्टर आपको सबसे पहले क्या देगा? एंटीडोट देगा एक। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक टाइप का पॉइजन है? नहीं पॉइजन नहीं है। स्लीपिंग पिल नहीं है। फूड इंग्रेडिएंट भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक ऐसी मेडिसिन है दैट काउंटर एक्ट्स पॉइजन, जो पॉइजन को कम करती है। बी ऑप्शन करेक्ट। पूछ रहा कोई अफेसिया से संबंधित है, कोई पर्सन है वो सफ़र कर रहा है अफेसिया से, तो अफेसिया तो वो होता है ना जब हम बोल ही नहीं पाते, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है काफ़ी खतरनाक, तो क्या होता है उसकी आवाज़ ही चली जाती है, तो वॉक प्रॉपरली नहीं कर सकते। स्पीक, और हाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनेबल है, जिस कर नहीं सकता क्या चीज़? स्पीक नहीं कर सकता और अंडरस्टैंड लैंग्वेज। बी ऑप्शन करेक्ट। अपोस्टेट का मतलब पूछा है इसने भाई, अपोस्टेट का क्या मतलब है? अपोस्टेट का क्या मतलब होता है? कोई व्यक्ति इज समवन हु रिमेन्स लॉयल टू फेथ, नहीं देखो अपोस्टेट क्या होता है? वो व्यक्ति होता है जिसने अपना धर्म त्याग दिया, धर्म ही छोड़ दिया, तो लॉयल नहीं रहा वो फेथ के प्रति। फेथ होता है धर्म। कोई बिकम स्पिरिचुअल लीडर बन गया क्या वो? अरे भाई उसने जब धर्म छोड़ दिया तो लीडर कैसे बन गया? काटो इसको। स्टार्ट्स अ न्यू रिलीजियस मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट थोड़ी शुरू करेगा, अब तो वो बिल्कुल नास्तिक हो गया। लीव्स और अबेंडेंस अ रिलीजन और बिलीफ, उसने एक रिलीजन को या फिर एक बिलीफ को छोड़ दिया, वही होता है अपोस्टेट करना। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसकी आंसर की जितने क्वेश्चंस हैं ना, ये सारी आपको मिल जाएगी पीडीएफ में,
तो वहाँ से आप पहले एक बार सारे देखो, पहले सारी वोकैब पढ़ो, फिर आप जो क्वेश्चंस हैं ये 24 क्वेश्चंस सबको अपनी तरफ से अटैम्प्ट करो। अटैम्प्ट हो गए, एक कॉपी पे लिख लो ना, सारे नंबरिंग कर लो 1 से 24 तक, और उसमें आप अपने आंसर लिखते चले जाओ। और लास्ट में आप इस आंसर की से चेक करो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। मुझे तो लगता है आप ज़्यादातर कर लोगे यार, एक दो गड़बड़ आपकी मुश्किल से होंगी, वरना आप सारे कर जाओगे। और आप देखना, अगर इस प्रैक्टिस में आप इन्वॉल्व होगे ना, कुछ ही महीने में भाई चैंपियन बन जाओगे आप पूरी वोकैब के। ऑलराइट, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है, अच्छा हाँ एक चीज़ और बता कर जाओ यार, आप मुझे दो वर्ड बता कर जाएंगे। चलिए, आज जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें से आप मुझे 2 वर्ड बताओ। एक तो बताओ कन्विक्ट का मीनिंग बताओ, ठीक है, कन्विक्ट का मीनिंग बताओ। और दूसरा आप मुझे बताओ एक्विट। सेम मतलब एक जो दूसरे के जैसे ही वर्ड हैं ये, तो इनका आप मुझे हिंदी या इंग्लिश में कोई भी मीनिंग बता दो, और जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो बताओ, हिंदी में बताओ या इंग्लिश में बताओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इसको कमेंट में ड्रॉप करना, कन्विक्ट का क्या सिनोनियम होता है और एक्विट का क्या सिनोनियम होता है। सिनोनियम नहीं पता है तो मीनिंग आप उसमें ड्रॉप कर सकते हो कि भाई इसका ये मीनिंग होता है। ऑलराइट, चलिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो आज सब्सक्राइब कर जाएँ चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।